हेलो स्टूडेंट। आज हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर थर्ड लेंगे। इस लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करेंगे। वेरियस टाइप ऑफ वाइब्रेशन जैसे फंडामेंटल, ओवरटोन और कॉम्बिनेशनल वाइब्रेशंस की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम कुछ कंपाउंड्स के आईआर स्पेक्ट्रा देखेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा जाता है जैसे फर्मी रेजोनेंस, इनके बारे में बात करेंगे। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोप। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड एटॉमिक साइज, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब के कांस्टेंट, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा के की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। फिर एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी एटॉमिक साइज के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, रिड्यूस मास बढ़ता है और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो इस पॉइंट को चूंकि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं तो इसे हम यहाँ डिटेल में नहीं लेंगे। दूसरा फैक्टर है एच बॉन्डिंग। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में हम तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे: इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट। अब हम सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करता है। पहला पॉइंट है एच बॉन्डिंग डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जैसे जैसे एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगी। स्ट्रॉन्गर द बॉन्डिंग ग्रेटर विल बी द शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे एच बॉन्ड मजबूत होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी में उतनी ही कमी होती जाएगी। तो आई बात समझ में, एच बॉन्डिंग बनने के कारण फ्रीक्वेंसी कम होती है। फॉर एग्जांपल किसी अल्कोहल में ओ और एच के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब ये अल्कोहल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो ओ एच के बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड है वो कमजोर हो जाएगा। इस वजह से फ्रीक्वेंसी में कमी हो जाएगी। और जैसे जैसे ये OH बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग बनाता है, उतनी ही OH के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। इसी वजह से जैसे जैसे H बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी में उतना ही ज्यादा शिफ्ट होता है। तो पहली चीज, अगर आपको कहीं आता है कि H बॉन्डिंग से फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है कि ये टू टाइप्स की जो एच बॉन्डिंग है उसमें विभेद कर सकता है। दो टाइप की एच बॉन्डिंग क्या होती है: इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर के जो ग्रुप्स के बीच में अगर एच बॉन्डिंग बनती है तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कहा जाता है, जो कि आप ग्लाइकोल में देख सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देख सकते हैं। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में OH और NO2 जो ग्रुप होते हैं एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन में होते हैं, इनके बीच में H बॉन्ड पाया जाता है। तो ये तो हो गई इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर एच बॉन्डिंग बनती है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कहते हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में डिफरेंशिएट कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पर डाइल्यूशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को पिक्चर में रखिए, अगर जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगी तो इसमें है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड तो बनी एक मॉलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच में बन रहा है। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है उसका डाइल्यूशन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे अल्कोहल है, मान लो इथेनॉल है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्डिंग बन रही है। अगर मैं जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाऊंगी तो होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में आने लग जाएंगे और दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल की बीच में होने वाली एच बॉन्डिंग कम हो जाएगी। तो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग डिक्रीज ड्यू टू डाइल्यूशन इन इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, पर इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी आधार पर विभेदन किया जाता है।
तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जब होती है तब डाइल्यूशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जो आईआर की फ्रीक्वेंसी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तो नाइट्रोफिनॉल में जहां ओएच की पीक जैसे पहले आ रही थी, आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं वो उसी पोजीशन पे आएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में डाइल्यूशन करने से जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती जाएगी। तो इस तरह से हम डाइल्यूशन करके देख लेते हैं। अगर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है अपनी पोजीशन से, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है। और अगर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है। ये तो शिफ्टिंग के आधार पे हमने विभेद किया। हम पीक की जो साइज है उसके आधार पर भी विभेद कर सकते हैं। आप इस इफेक्ट वाली टेबल में देखें, शेप ऑफ द पीक, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के कारण जो पीक आती है वो ब्रॉड होती है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के कारण जो पीक आती है वो शार्प पीक होती है। तो हम ये देख लेंगे कि अगर ब्रॉड पीक आ रही है OH की तो इसका मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है। और अगर शार्प पीक आ रही है तो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है। तो हम ना केवल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के शिफ्ट के आधार पे, बल्कि जो बैंड होता है उसकी शेप के आधार पे भी हम बता सकते हैं कि दिए गए मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है या इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है। दूसरा है कंसंट्रेशन इफेक्ट। तो आपको क्लियर हो गया कि दो आधार पर हम बता सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है और इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है। फर्स्ट है शेप ऑफ द पीक, सेकंड है डाइल्यूशन इफेक्ट और कंसंट्रेट इफेक्ट। ठीक है, कंसंट्रेट डाइल्यूशन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि अल्कोहल सबसे बेसिक एग्जांपल है जिसमें एच बॉन्डिंग पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो उसमें लगभग एच बॉन्डिंग, इधर पहला पॉइंट देखिए कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, फुल्ली डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, उसमें बहुत कम एच बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स होंगे या नहीं होंगे। लगभग हम फ्री OH मानते हैं, तो फ्री OH की जो पीक है वो 3650 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है। अब मान लो हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी एच बॉन्डिंग बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी एच बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो क्या होगा, मैंने बताया था कि एच बॉन्डिंग बढ़ने पे क्या होता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो आप सेकंड पॉइंट में देखें, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ी है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो गई है और वो किस पर आ गई है, 3550 सेंटीमीटर इनवर्स पे। थर्ड पॉइंट है, एडिशनली हाइड्रोजन बॉन्डेड OH ग्रुप आल्सो हैव ब्रॉडर एब्जॉर्प्शन बैंड whereas the absorption bands of non hydrogen bonded OH groups are sharper। ये पॉइंट मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बना रहा है कोई OH ग्रुप तो उसके कारण जो पीक आएगी वो ब्रॉड आएगी, और अगर मान लो नहीं बना रहा है या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर बना रहा है तो उसके कारण पीक आएगी शार्प। आप देख सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो OH के पीक की रेंज होती है वो 3200 से 3550 सेंटीमीटर होती है। ये रेंज इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पे रेंज की बात इसलिए की गई है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी वैल्यू कम होती जाएगी और वो 3200 से 3550 के बीच में वेरी करेगी। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसकी जो पीक होती है, रेंज होती है 3650 से 3590 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है। तो अगर ये पॉइंट एग्जाम में आता है तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, अब हम बच्चों एक कुछ IR स्पेक्ट्रा देखते हैं और जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया था उसको स्पेक्ट्रा से समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला आपको एसिड दिख रहा है, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पाई जाती है, दो ब्यूटेनोइक एसिड के बीच में एच बॉन्ड बनेगा। तो मैंने बताया था कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पाई जाती है तो जो पीक आएगी वो ब्रॉड आएगी, शार्प आएगी। सोचो, पीक आएगी ब्रॉड, तो आप देख सकते हैं यहाँ OH की पीक ब्रॉड है। आई बात समझ में। अब ये क्या है, मैलाइक एसिड। मैलाइक एसिड में इंटर मॉलिक्यूलर नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ पे दो COH ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो इन दोनों COH ग्रुप में के OH के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सा किस तरह की पीक आनी चाहिए, शार्प। तो आप देखेंगे यहाँ शार्प पीक आ रही है। तो आपको दोनों मॉलिक्यूल में फर्क, दोनों एच बॉन्डिंग में फर्क समझ में आया। यहाँ पे भी आप देखिए ये एच
H बॉन्ड OH है, यहाँ पे आपको ब्रॉड पीक दिख रही है, तो आप कह सकते हैं कि ये किसी ऐसे मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पाई जाती है। अब आप देखें क्या फर्क है, हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पाई जा रही है। मान लो कोई अल्कोहल है, अब मैंने यहाँ पे किया डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कम होती जाएगी और कुछ फ्री OH ग्रुप आने लग जाएंगे। तो स्पेक्ट्रा में आपको एक शार्प सी पीक नजर आ रही है, आपको ये पीक भी आ रही है ब्रॉड और एक छोटी सी शार्प पीक आ रही है। इसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है, डाइल्यूशन से कुछ OH ग्रुप फ्री होते जा रहे हैं, हालांकि कुछ OH ग्रुप अभी भी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ की पीक आ रही है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल ना तो इतना कंसंट्रेटेड है ना, कि भाई उसमें है ना पूरी तरह से H बॉन्डिंग ही आए, ना इतना डाइल्यूटेड है कि फ्री OH की पीक आए। अब मैं और डाइल्यूशन करती हूँ, ये देखो, अब इसके बाद और डाइल्यूशन किया तो क्या हुआ, आपको H बॉन्डेड जो इंटरमॉलिक्यूलर की ब्रॉड पीक है वो तो हो गई गायब और सिर्फ फ्री OH की पीक आ गई। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल डाइल्यूट हो चुका है काफी और अब सिर्फ फ्री OH की पीक बची है। तो ये एक ही मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा है और इसके स्पेक्ट्रा पे हमने डाइल्यूशन का इफेक्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डाइल्यूशन किया, तो हमने देखा कि कैसे ब्रॉड पीक फाइनली शार्प पीक में कन्वर्ट हो गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल फिनोमेना है जो आपको समझना है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। चेंज इन द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप टेक प्लेस व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट इन द नेबरहुड ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप आर चेंज्ड। मतलब किसी भी ग्रुप की IR फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होती, अगर उसके नेबरहुड में जो ग्रुप है उनको चेंज कर दिया जाए तो उसकी IR फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में, किसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी में उसके नेबरहुड में जो प्रेजेंट ग्रुप है उसके कारण होने वाले प्रभाव को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट से होता क्या है, पहला पॉइंट, द इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप कॉज प्लस आई इफेक्ट। जिससे क्या होता है, उससे जो ग्रुप जुड़ा होता है उसके जो बॉन्ड होते हैं वो वीक हो जाते हैं, है ना। प्लस आई इफेक्ट विच रिजल्ट इन लेंथनिंग ऑफ द वीकनिंग, लेंथनिंग बोल लो या वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड। आपको सीधी सी बात है, अगर किसी ग्रुप से प्लस आई इफेक्ट जुड़ा है, प्लस आई ग्रुप जुड़ा है, तो बॉन्ड वीक होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कम, है ना। और अगर माइनस आई ग्रुप जुड़ा है तो इसका उल्टा इफेक्ट ऑब्जर्व्ड होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे इस जो सेकंड पॉइंट है इसमें दिए गए एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में जो CHO में जो C और O है, कार्बोनिल ग्रुप है, उसकी फ्रीक्वेंसी आती है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पे। उस कार्बन से कौन सा ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। मैं उस हाइड्रोजन को अगर मिथाइल से रिप्लेस कर देती हूँ तो क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, और एल्काइल ग्रुप क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो जो CO की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होके 1745 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है। और मैं अगर दूसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देती हूँ, मतलब कार्बोनिल ग्रुप से अब 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप से 2 हाइड्रोजन जुड़े थे, फ्रीक्वेंसी है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यह कम हो गई थोड़ी सी 1745 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या हो गई 1715 सेंटीमीटर इनवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो आपको ये 3 एग्जाम्पल समझ में आए, कैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ा, क्या हुआ, प्लस आई इफेक्ट क्या हुआ है, यहाँ पर बढ़ा है और फ्रीक्वेंसी हो गई है कम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई है कम, और माइनस आई का इससे उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, मैंने बता दिया। ठीक है, तो आई बात समझ में कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे प्रभावित करता है। अब हम मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, इट कॉज लेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ अ बॉन्ड। मीजोमेरिक इफेक्ट भी बॉन्ड को वीक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मिथाइल बेंजोएट देखो, ये ऑक्सीजन है, हम कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट देखेंगे, ये ऑक्सीजन है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे
फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बॉन्ड जब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन पे, तो इसका मतलब है कि CO के बीच के बॉन्ड होते हैं उसमें ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, बॉन्ड वीक हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर ना अमोनिया है ना प्लस R इफेक्ट शो कर रहा है और ये CO की फ्रीक्वेंसी को और कम कर देगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लस R इफेक्ट देख रहे हैं या नाइट्रोजन का प्लस R इफेक्ट देख रहे हैं। ऑक्सीजन की कंपैरिजन में नाइट्रोजन का प्लस R इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसीलिए यहाँ पे 1730 सेंटीमीटर है, यहाँ पे और भी कम 1693 सेंटीमीटर इनवर्स हो गई। तो आप देख रहे हैं अगर प्लस R ग्रुप है तो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और अगर माइनस R ग्रुप है तो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, आप इन ग्रुप के इफेक्ट को बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे देखेंगे, अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और अगर कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में कि मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे प्रभावित कर रहा है। अब हम फील्ड इफेक्ट की बात करेंगे। जो फील्ड इफेक्ट होता है वो त्रिविमीय ग्रुप्स के अरेंजमेंट की बात करता है ना। तो आप ये एग्जांपल देखिए, ऑर्थो हेलो एसीटोफिनोन। अब क्या हो रहा है कि हम कार्बोनिल की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कार्बोनिल जो समूह है वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है, तो कहीं ना कहीं वो इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे होंगे, क्योंकि कंजुगेशन हमने देखा था कि जो भी अगर कंजुगेशन है प्लस R ग्रुप है, एक तरीके से बेंजीन क्या है कार्बोनिल के लिए प्लस R ग्रुप है, ये अपने डबल इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा और CO के बॉन्ड को कमजोर कर देगा और फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा। लेकिन होगा क्या, ये जो हेलोजन ग्रुप है इस पे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो कार्बोनिल के ऑक्सीजन है उस पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा कि एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और इसके कारण इस रिपल्शन से बचने के लिए कार्बोनिल समूह जो है वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। अब बेंजीन रिंग और जो कार्बोनिल के बीच में जो कंजुगेशन हो रहा था, प्लस R इफेक्ट शो हो रहा था, वो नहीं होगा, इससे कार्बोनिल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो आई आपको बात समझ में, फील्ड इफेक्ट के कारण यहाँ कार्बोनिल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, क्योंकि जो X का फील्ड इफेक्ट लग रहा था उससे कंजुगेशन कम हो गया, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आउट ऑफ प्लेन चला गया। तो मैं इसको एक बार पढ़ लेती हूँ। इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन टू एटम इन्फ्लुएंस ईच अदर। मैंने बोला किस किस पे लोन पेयर, हेलोजन पे और ऑक्सीजन पे, थ्रू स्पेस इंटरेक्शन एंड चेंज द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द ग्रुप्स, दिस इज कॉल्ड एज field effect. Halo group disturb conjugation between ring and carbonyl group, that's why frequency of observation will increase. आई बात समझ में कि किस तरह से फील्ड इफेक्ट ने फ्रीक्वेंसी को प्रभावित किया। अब हम बात करते हैं तीन तरह के एब्जॉर्प्शन बैंड की जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिखाई देते हैं। पहला है फंडामेंटल, दूसरा है ओवरटोन, तीसरा है कॉम्बिनेशनल। फंडामेंटल वाइब्रेशन, जब कमरे के तापमान पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं तो ज्यादातर मॉलिक्यूल V बराबर 0 मतलब ग्राउंड लेवल में ही उपस्थित होते हैं। तो V बराबर 0 से जो ट्रांजिशन होते हैं, चूंकि V जो इसके लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल होता है +-1, मतलब वो 0 एक ऊपर हायर लेवल में जा सकते हैं। तो V0 से V1 मतलब ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में होने वाले ट्रांजिशन के कारण जो वाइब्रेशन मिलते हैं उन्हें फंडामेंटल वाइब्रेशन कहा जाता है। तो आपने देखा कि फंडामेंटल वाइब्रेशन वो वाइब्रेशंस होते हैं जो कि V बराबर 0 से ओरिजिनेट होते हैं और जो सिलेक्शन रूल होता है +-1 उसको फॉलो करते हैं। तो ठीक है, वो वाइब्रेशन हो गए फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो अब हम बात करते हैं ओवरटर्न वाइब्रेशन की, ये क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं होता, यहाँ +-1 नहीं लागू होता, यहाँ होता है +-2 +-3 +-4। मतलब क्या होता है कि ये है ना 0 से 2 में चले गए, 0 से 3 में चले गए, 0 से 4 में चले गए, एक साथ एक से ज्यादा वाइब्रेशनल लेवल में जंप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वाइब्रेशन हमें मिलते हैं उसे हम ओवरटोन वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब आप देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर 1 होगा तो उसे फंडामेंटल वाइब्रेशन कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले कहा था। अगर 0 से 2 में जाता है तो उसे फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे, 3 में जाता है तो सेकंड
4 में जाता है तो थर्ड, 5 में जाता है तो फोर्थ ओवर 10 होगा। तो अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ सिलेक्शन रूल क्या फॉलो हो रहा है, +2, यहाँ पे क्या हो रहा है +2, यहाँ क्या हो रहा है +3, यहाँ क्या हो रहा है +4, यहाँ क्या हो रहा है +5। तो इनके लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो +2, +3, +4 ऐसा होता है। जबकि फंडामेंटल वाइब्रेशन, जो ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है, इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या होता है, +-1। तो आपको आई बात समझ में कि ओवरटर्न वाइब्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे CO2 मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू बेंडिंग वाइब्रेशन, सिंपल अगर 0 से 1 में जाएगा बेंडिंग वाइब्रेशन तो एब्जॉर्प्शन पीक कहाँ आती है, 667.3 सेंटीमीटर इनवर्स। बट ओवरटर्न अगर 0 से 2 में जा रहा है तो लगभग इसका 2 गुना होगा, तो वो ओवरटर्न कहाँ आएगा, इसके 2 गुने, लगभग 2 गुने पीक पे आएगा, जो कि आता है 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको आई बात समझ में कि ओवरटर्न वाइब्रेशन क्या होते हैं जिनके लिए ये सिलेक्शन रूल फॉलो होता है। कॉम्बिनेशन वाइब्रेशंस क्या होते हैं, जैसे दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, 0 से 1 में चला गया फिर 1 से 2 में चला गया, तो इसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन वाइब्रेशन। तो आपको समझ में आई, 3 तरह के वाइब्रेशन पढ़ लिया आपने, फंडामेंटल, ओवरटोन और कॉम्बिनेशन वाइब्रेशन। ये ओवरटोन वाइब्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो आप इस IR स्पेक्ट्रा से देखें कि फंडामेंटल अगर वाइब्रेशन यहाँ पे आ रहा है 17 सेंटीमीटर इनवर्स पे, तो लगभग अगर इसका ओवरटर्न हम बात करेंगे तो दुगना होगा। ये 0 से 1 में जाने की वजह से आया है, अगर इसका ओवरटर्न कहाँ होगा, 0 से 2 में जाने की वजह से, तो ये लगभग दुगना होगा। तो देखा कि लगभग 3414, जो कि इसका दुगना है, इसका लगभग दुगना है, इस पे एक बैंड मिला, तो इसका हम कह सकते हैं कि ये इस फंडामेंटल वाइब्रेशन का ओवरटर्न वाइब्रेशन है। तो आपको आई IR स्पेक्ट्रा से समझ में बात। अब हम फर्मी रेजोनेंस की बात करेंगे। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है और इस पे जनरली समझा जाता है। तो फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, हमने समझा कि फंडामेंटल बैंड होता है और एक ओवरटोन बैंड होता है। फंडामेंटल बैंड और ओवरटोन बैंड्स के बारे में हम समझ लिए थे पहले। अगर इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है तो इस इंटरेक्शन को हम फर्मी रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है, तो आई बात समझ में, सीधी सी। पहले अभी आप इतना समझिए कि फंडामेंटल वाइब्रेशन और ओवरटोन वाइब्रेशन के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को फर्मी रेजोनेंस कहा जाता है। आप सेकंड पॉइंट देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस फिनोमेना कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेनेवर टू फंडामेंटल वाइब्रेशन और अ फंडामेंटल ओवरटर्न वाइब्रेशन हैव नियरली द सेम एनर्जी। ये जो सेकंड जो सिचुएशन है ये काफी ऑब्जर्व्ड होती है। अगर एक फंडामेंटल वाइब्रेशन और ओवरटर्न बैंड एक दूसरे के पास पास स्थित हैं तो आपको फर्मी रेजोनेंस ऑब्जर्व्ड होता है। पास पास स्थित होने से क्या होता है कि उनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। इसे हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ट्रांसफर इट्स एनर्जी फ्रॉम फंडामेंटल टू ओवरटोन और बैक अगेन। मतलब क्या होती है, फंडामेंटल से ओवरटोन में एनर्जी जाती है, ओवरटोन से फंडामेंटल में जाती है। तो क्या होता है कि वो जो बैंड होते हैं वो प्योर बैंड नहीं रहते। जो ओवरटोन बैंड है उसमें कुछ फंडामेंटल करेक्टर आ जाते हैं और जो फंडामेंटल बैंड है उसमें कुछ ओवरटोन करेक्टर आ जाते हैं। मतलब उनकी प्योरिटी खत्म हो जाती है आपस में इंटरेक्शन से। इसके कारण इनके जो पोजीशन होता है उसमें शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है। मैं इसे ग्राफ से, स्पेक्ट्रा से समझाऊंगी, आपको तब बेटर समझ में आएगा। आप एग्जाम्पल देखिए CO2 का। CO2 के एग्जाम्पल में एक फंडामेंटल बैंड मिलता है 1337 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और इसका जो बेंडिंग वाइब्रेशन का ओवरटोन मैंने बताया था वो आता है 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो इसका फंडामेंटल बॉन्ड का जो बैंड है वो आया, इसका ये हो गया एक फंडामेंटल और ये हो गया ओवरटोन। सॉरी, ये ओवरटोन है, ये फंडामेंटल हो गया। ठीक है, तो फंडामेंटल कहाँ पे आया 1337 और यहाँ ये 1334 ओवरटोन पे। इन दोनों में मात्र 3 सेंटीमीटर इनवर्स का डिफरेंस है। फर्मी रेजोनेंस के कारण क्या होता है, फंडामेंटल बैंड होता है उससे एनर्जी ट्रांसफर होती है ओवरटोन पे। फंडामेंटल टू ओवरटोन एनर्जी ट्रांसफर से क्या होता है कि जो फंडामेंटल है वो तो लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है,
तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1337 सेंटीमीटर इनवर्स से कितनी रह गई, 1285.5 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो ओवरटोन बैंड है इसको मिल गई एनर्जी फंडामेंटल से, तो इसकी जो है फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी, 1334 सेंटीमीटर इनवर्स, तो कितनी हो गई अब, 1388 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हुआ क्या, फर्मी रेजोनेंस की वजह से फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी कम हुई और ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर कहां से कहां हुआ, फंडामेंटल से ओवरटोन। अब आप फर्क देखिए, पहले है ना इन दोनों पीक में फर्क क्या था, बिफोर फर्मी रेजोनेंस सिर्फ 3 सेंटीमीटर इनवर्स का फर्क था, और जब बाद में आप देखेंगे फर्मी रेजोनेंस की वजह से लगभग 100 सेंटीमीटर इनवर्स का फर्क हो गया, 1285 और 1388, लगभग 100 सेंटीमीटर इनवर्स का फर्क हो गया। तो आया कि ये फर्मी रेजोनेंस के कारण बैंड्स की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। आ गई बात क्लियर समझ में, फर्मी रेजोनेंस से क्या होता है। ये CO2 का एग्जाम में काफी पूछा आता है, अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने को कहा जाए तो आप इसके बेसिक फीचर्स लिख के CO2 का एग्जाम्पल समझाएंगे। फिंगरप्रिंट रीजन की हम बात करें, जब हमने IR को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, नियर, मिड और फार IR, तो मैंने बताया था कि जो नियर IR रीजन होता है उसे फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। तो फिंगरप्रिंट रीजन के नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसे फिंगरप्रिंट कहा क्यों जाता है, क्योंकि क्या होगा कि जो मेन जो IR का रीजन होता है वहां पे कुछ फ्रिक्वेंसी कॉमन आ सकती है या मिक्सिंग हो सकती है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वो इतना स्पेसिफिक रीजन होता है कि अगर दो मॉलिक्यूल जिनकी स्ट्रक्चर लगभग सेम है उनको भी अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम फिंगरप्रिंट रीजन की सहायता से कर सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट रीजन क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल को जो कि लगभग सेम संरचना रखते हैं उनको विभेद करने में काम आता है। इन IR द रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स इज रिच इन मैनी एब्जॉर्प्शन बैंड एंड दिस रीजन इज नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन। लाइक अ ह्यूमन फिंगरप्रिंट दिस रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज ऑलमोस्ट यूनिक फॉर एनी गिवन कंपाउंड। ये यूनिक होता है किसी भी कंपाउंड के लिए। द नंबर ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन आर यूजुअली मोर देन द नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। वाइब्रेशन दो प्रकार के बताए थे, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। इसमें क्या होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन ज्यादा आते हैं और जो मिड IR रीजन होता है उसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ज्यादा आते हैं। In this region, a small difference in the structure and constitution of the molecule results significant changes in the absorption bond. अगर मॉलिक्यूल है दो और बहुत ही माइन्यूट उनमें है ना फर्क है, तो भी यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीजन में जो बैंड्स होंगे उनमें इतना फर्क आ जाएगा कि हम उन्हें पहचान सकें। टू कंपाउंड्स हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर आल्सो शो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बैंड्स इन द fingerprint region. So the reason is very important to differentiate two compounds with similar structure. That's why this is called functional group region, also called functional group region. मैंने आपको बता ही दिया कि इस ग्रुप में इस जो रीजन है इसमें आप दो जो सिमिलर स्ट्रक्चर रखने वाले कंपाउंड्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए इसे फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। ये आप इथेनॉल का IR स्पेक्ट्रा आप देखेंगे तो आप देखेंगे 3000 लगभग सेंटीमीटर इनवर्स के कारण OH के कारण पीक आ रही है, लेकिन जो CO बॉन्ड के कारण, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। देखो OH और CH के कारण जो पीक आ रही है वो तो मिड IR रीजन में आ रही है, लेकिन जो CO बॉन्ड के कारण जो पीक आ रही है वो कहाँ आ रही है, फिंगरप्रिंट रीजन में। तो OH और CH बॉन्ड काफी कॉमन बॉन्ड है, वो मिल जाएगा, लेकिन CO बॉन्ड अगर के कारण कोई पीक आ रही है तो अल्कोहल के होने की संभावना काफी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट रीजन काफी इंपॉर्टेंट रीजन होता है। इसी तरीके से ये प्रोपेनॉल का IR स्पेक्ट्रा है, आप देखिए फिंगरप्रिंट रीजन में काफी पीक आ रही है, तो ये काफी हमें। और दूसरा इफेक्ट जो दूसरा वो है प्रोपेन 2 ऑल है। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट प्रोपेनॉल है, प्रोपेन 1 ऑल है उसका और प्रोपेन 2 ऑल है उसका, आप ये एक सेकंड में हाईलाइट कर दूं इसको। ये जो रीजन में जो पीक है वो ऑलमोस्ट सेम है, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे भी OH और CH बॉन्ड के कारण पीक लगभग सेम ही आ रही है, लेकिन ये जो रीजन है जिसे हम फिंगरप्रिंट रीजन कह रहे हैं, यहाँ पे जो IR स्पेक्ट्रा की पीक्स हैं वो काफी डिफरेंट आ रही है। तो हम इनके आधार पर इन दोनों मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ OH के पोजीशन का फर्क है, यहाँ पे 1 पोजीशन पे है या 2 पोजीशन पे है, लेकिन इनके फिंगरप्रिंट रीजन में आपको काफी चेंजेस दिख रहा है। तो इस तरह से फिंगरप्रिंट रीजन के आधार पे दो आइसोमर
जो कि ऑलमोस्ट जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सेम होता है उनको भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ कि हमने क्या क्या टॉपिक लिए। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग आईआर अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी पढ़ा, जिसमें हमने एच बॉन्डिंग पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा, एटॉमिक साइज का इफेक्ट, बॉन्ड स्ट्रेंथ का इफेक्ट पढ़ा। फिर हमने फर्मी रेजोनेंस पढ़ा, जो फिंगरप्रिंट रीजन पढ़ा, हमने कुछ आईआर स्पेक्ट्रा देखे, अब टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन जैसे फंडामेंटल वाइब्रेशन, ओवरटोन वाइब्रेशंस, कॉम्बिनेशन वाइब्रेशंस देखे। तो आप आज काफी टॉपिक कवर हो चुके हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आईआर की एप्लीकेशन लूंगी, उसमें हम कई बेसिक जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं हम उसके आईआर स्पेक्ट्रा को भी डिस्कस करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको उनको समझना काफी आसान होगा। तो आप रिवाइज करके आइएगा उस लास्ट लेक्चर को सुनने के लिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। थैंक यू सो मच।